नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एडवेंट ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी का यहाँ पे आना, भारत के अंदर आना। गांधी जी यहीं पे पढ़े लिखे थे और फिर उसके बाद उन्होंने बैरिस्टरशिप हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। वहाँ से उन्होंने बैरिस्टरशिप ली। उसके बाद फिर वो भारत आए थे कुछ समय के लिए। उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका में एक मर्चेंट ट्रेडर रहते हैं, उनके यहाँ पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो वहीं पे रह जाते हैं लगभग 15 साल और फिर वो भारत में आते हैं। 1915 में आते हैं। 1915 9 जनवरी 1915 को आते हैं। ओके। इनफैक्ट इस दिन को 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस करके मनाते हैं। ठीक है, भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहले तो ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन अभी ये बाई एनुअल एक्सरसाइज हो गया है। ठीक है, हर 2 साल पे इसको मनाया जाता है और काफ़ी धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो खैर उसको उसमें नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि गांधी जी आते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इनिशियली उनको सानिध्य मिलता है श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जी के गोखले जी का क्या बोलते हैं, सानिध्य मिलता है इनको। इन्होंने पॉलिटिकल गुरु भी माना अपने बुक में। और ये इनको राय देते हैं कि भाई गांधी जी आप मतलब गांधी जी आप कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिकल एडवाइस तभी दीजिएगा जब आपको यहाँ के हालातों से फेमिलियरिटी हो जाए, जब आपको मतलब आप जान जाओ कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ अफ्रीका जैसी यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, अपार्थिड वगैरह के रिजीम नहीं है उतने स्ट्रिंजेंट। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें बहुत बुरी हैं और ये अलग तरीके से हैं। तो आप कभी भी वहाँ का यहाँ मत सोचिएगा और पहले आप पूरे देश को भ्रमण कीजिए। ठीक है, गांधी जी 1 साल तक पूरा का पूरा भारत में भ्रमण करते हैं लगभग। फिर उसके बाद पूरा भारत घूमने के बाद वो अपने किसी आइडियोलॉजी पे आ जाते हैं एंड फिर वो कुछ पार्टी मतलब कांग्रेस के सेशंस वगैरह में पार्टिसिपेशन भी करते हैं। इनको बुलाया जाता है स्पेशल इनवाइटी की तरफ से। एंड फिर वहाँ पे इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, राजनारायण शुक्ला जी से। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये मतलब एक दो साल के भीतर ही, मतलब विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स के अंदर इन्होंने 3 अलग अलग आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे। ठीक है, पहला होता है आपका चंपारण। ठीक है, चंपारण। उसके बाद होता है अहमदाबाद मिल केस। अहमदाबाद मिल केस। और फिर उसके बाद होता है खेड़ा। ठीक है, ये 3 कंटिन्यूसली होते हैं। तो इन तीनों के बाद गांधी जी का एक्चुअल स्टेचर पूरे के पूरे भारत भर में फैल जाता है। ठीक है, गांधी जी एक मसीहा की तरह माने जाने लगते हैं। इसको मतलब यूपीएससी ने एक बार क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए पूछ लिया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अहमदाबाद और खेड़ा में, क्योंकि बुक्स के अंदर सिंपल रिटर्न होता है कि 1918 में हुआ था। ठीक है, दोनों 1918 में हुए थे विद इन डिफरेंस ऑफ फ्यू मंथ्स। तो इसकी वजह से 1918 लिखा होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली यही क्रम है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 तरीके से हम लोग याद करने के लिए कैसे लगते थे। गांधी जी आए और गांधी जी ने केक काटा। ठीक है, तो केक, CAKE ऐसे करके याद रखते थे। तो चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, इस तरीके से हम लोग याद रखते थे। तो खैर आप लोग जैसे भी याद करना चाहे वैसे याद कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है इससे आसान आप लोग याद कर सकते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं ये तीनों के तीनों मूवमेंट को, और फिर उसके बाद जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए इंपॉर्टेंट 3 बड़े बड़े मूवमेंट्स थे उन सबको भी देखेंगे और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, चलिए फर्स्ट चंपारण। तो यहाँ की जो कंडीशन थी उससे थोड़ा सा आप लोग को रूबरू करा देता हूँ, सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन वगैरह ना हो। देखिए ये सब जो फैक्चुअल डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है वो सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने वाला। लेकिन आप लोग को बेसिक आइडिया, हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई चंपारण में वो आए तो किस लिए आए, उनका यहाँ पे आने का और इतना बड़ा आंदोलन करने का जो लॉजिक था वो क्या था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहले आपको बताया था चंपारण में होता क्या था। तो उस समय भारत में इंडिगो की खेती होती थी, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो की खेती की जाती थी। इंडिगो से आपका इंडिया ब्लू करके एक इंक बनाया जाता है। ठीक है, इंडिया ब्लू, ये इंडिया ब्लू वर्ल्ड नॉन ब्लू था। इनफैक्ट इंडिया ब्लू इंक की मतलब इतनी मतलब मांग थी, इतनी ज़्यादा इसकी मतलब पॉपुलैरिटी थी। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप धो लो, इसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते 1-2 वॉश से। ठीक है, तो इनफैक्ट ये हाथ वगैरह पे लगने पे ऐसा हो जाता था कि ये छूटता नहीं था। ठीक है, इसको इसको मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता। दैट इज़ वाई इट वॉज यूज इन क्लॉथ वगैरह, डाइंग इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते थे। ठीक है,
और मोस्ट फेमस डाइज में से भी एक था, ठीक है। इंडिया के अंदर कुछ ही रीजन में आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस रीजन के अंदर मोस्टली इसका मतलब ज़्यादा उगाया जाता था। एंड इंडिगो की एक बुरी खास बात ये थी कि ये जहाँ पे उगता था उस रीजन को लगभग बंजर कर देता था, पूरा का पूरा इनफर्टाइल कर देता था। कुछ साल तक तो यहाँ पे कोई भी खेती आप कर ही नहीं सकते। एंड एक यहाँ पे जो सिस्टम चलाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चलाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पाले हुए जो कुत्ते रहते थे वो चलाते थे। तो उन लोग का ये रहता था कि उन लोग यहाँ के कॉमन जो किसान लोग थे उन लोग को बोलते थे, लीजिए आप लोग को फ्री लोन दिया जाए, थोड़ा लोन लीजिए और आप इन लोन की मदद से आप लोग अपना काम स्टार्ट कीजिएगा और आप लोग को उगाना है इंडिगो, ठीक है, इंडिगो डाई आप लोगों को उगानी है। एंड फिर इन लोग से हैवीली मतलब बुरी तरीके से इन लोग को मार पीट के, मतलब आप लोग ने मेरा पैसा ले लिया, पैसा खा गया, ऐसे वैसे। और इंडियंस तो बहुत ही ज़्यादा भोले होते थे कि भाई चलो किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो दैट इज़ वाई वो क्या करते थे कि मतलब अपना पेट काट के भी इन लोग को देना पड़ता तो देते थे। अब समझिए ना कि ये किसी का ज़मीन है ये पूरा, और वो क्या करता था कि उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा क्या करता था कि इंडिगो उगा देता था, तो वो फर्टाइल रह ही नहीं जाता था अगले 3-4 साल के लिए। फिर वो बाकी एरिया में उगाने के लिए जोर जबरदस्ती करते थे कि भाई दूसरे एरिया में उगाओ। तो ऐसे करते करते ऐसा स्थिति आ जाता था कि एक बड़ा पैच ऑफ लैंड, उसका बहुत बड़ा एरिया जो होता था वो पूरी तरीके से बंजर होता चला जाता था। और फिर छोटे से एरिया में उन लोगों को काम चलाना पड़ता है, उसमें भी उन लोग बोलते थे कि आपने पैसे खाए हैं तो आप लोगों को इसमें उगाना पड़ेगा आपका इंडिगो, ठीक है। दिस वॉज द सिस्टम, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। एंड इस सिस्टम को कहा था तीन कठिया सिस्टम, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, यूपीएससी ने ये भी पूछा था, तीन कठिया सिस्टम। जो इस रीजन से आते हैं उन लोग को पता होगा ये सिस्टम तीन कटिया सिस्टम कहा जाता है, ओके। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम की वजह से इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था कि यहाँ के लोग एकदम से त्रस्त हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे। बट इसके रिलीफ में थोड़ा सा आता है जर्मन डाई, ठीक है। जर्मन डाई जर्मनी ने, मतलब जर्मनी को इंग्लैंड बोलता है कि हम लोग इंडिया डाई आप लोग को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जो इंडिया ब्लू डाई है वो आप लोग एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या जर्मनी ने क्या किया, अपने ही यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू ऐसा डाई इन्वेंट कर लिया और वो बहुत ही चीप हो गया, ठीक है। ये खेतों में जाके लोगों को मार पीट के उगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब सिंपल यही था कि भाई केमिकल्स मिलाया और आपका इंडिया डाई की तरह डाई तैयार होकर तैयार। तो जर्मन डाई ने क्या किया कि एक समय के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक छा गया कि भाई अब इंडिया डाई का एक रिप्लेसमेंट आ गया, जर्मन डाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो किसान लोग थे इनके ऊपर जो मतलब अत्याचार होता था वो सब अब धीरे धीरे कम होने लगा। बट विद द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मांग अब कम हो गई थी ना, अब लोग जर्मन डाई के ऊपर ज़्यादा रिलायंट हो गए थे। तो वो क्या करते थे कि इंडिया डाई को नहीं पसंद करते थे, नहीं लेते थे। तो यहाँ पे मतलब अंग्रेज जो लोग थे जो यहाँ पे प्लांटर्स थे, उन लोग को भी इसको उगाने में ज़्यादा वो नहीं लगता था, इनको मज़ा नहीं लगता था कि हाँ इसको उगाया जाए। तो वो क्या करते थे कि बेटर हम लोग इनके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन तब से स्टार्ट हो गया आपका वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो जर्मनी अपना डाई वगैरह बचा लेता है कि नहीं अब मैं डाई वगैरह किसी को नहीं दूंगा। बट डाई की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में हो जाती है, सबको डाई चाहिए। तो डाई के लिए अब वापस से उन लोग कहाँ जाएंगे, इंडिया डाई के पास। इंडिया डाई के पास जाएंगे तो वापस से प्लांटर्स लोग को लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर ये मारना पीटना और फिर उगाई करना ये सब स्टार्ट कर देते हैं और बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करना, एक्सप्लॉयटेशन करना वापस से स्टार्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से यहाँ के कॉमन पर्सन जो थोड़े समय के लिए राहत में आए थे उन लोग को फिर से ये बर्डन जो लगता है, बहुत ही गुस्सा लगता है और इन लोग फिर चाहते हैं कि इससे बाहर आना, ठीक है। इसी क्रम के अंदर वहाँ के एक मनी लेंडर होते हैं, साथ ही साथ ये खुद भी मतलब इस चीज़ से भुगत रहे होते हैं। ये इनका भी ज़मीन होता है और उसके अंदर तीन कटिया सिस्टम अप्लाइड होता है। तो राजकुमार शुक्ला जी जगह जगह घूम घूम के अल्टीमेटली वो गांधी जी के बारे में बहुत पढ़े रहते हैं। तो गांधी जी को मिलने के लिए वो चले जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आइए, यहाँ का जो इशू है उसको सॉल्व करने की मदद कीजिए, ठीक है। देखिए गांधी जी का ये यहाँ पे चंपारण में जाना 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चीज़ है। कैसे, मैं आप लोगों को पहले सिग्निफिकेंस बताया था तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अभी तक हम लोग का जो इशूज था, लड़ने का जो इशूज था वो क्या था, बंगाल का पार्टीशन हो रहा है, फॉरेन क्लोथ्स का इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें। ग्राउंड लेवल पे कोई काम रहेगा नहीं, किसी को खेती से कोई पड़ी है क्या नहीं, पॉवर्टी से कोई लेना देगा नहीं, कितने लोग फेमिन से मर रहे हैं किसी को फर्क
फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। सब लोग बातें भले हो रही है लेकिन उसको उसको कोई मुद्दा बना के लड़ा नहीं जा रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल की जो लड़ाई है वो कोई नहीं लड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर की लड़ाई सब लड़ रहा है। क्योंकि सब लोग मोस्टली जितने भी बड़े लोग थे वो कहाँ से आते थे? जमींदार क्लास से आते थे, और जमींदार लोगों को ये ग्राउंड लेवल की चीज़ें इतनी दिखाई भी नहीं देती थी और ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड थे इतना। तो दैट इज वाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो गांधी जी जैसा एक बहुत बड़ा नेता जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करके आता है साउथ अफ्रीका में, वो यहाँ पे आता है, एक छोटे से एरिया में जाके एक सत्याग्रह स्टार्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब सिग्निफिकेंस का एक इवेंट है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि गांधी जी का कद स्टेचर जो है वो पूरे के पूरे भारत के अंदर एक अच्छा मतलब प्लस में चला जाता है, पॉजिटिव होता चला जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जब यहाँ पे आते तो अकेले नहीं आते, अपने साथ इनके मतलब इनके और बहुत सारे फॉलोअर्स धीरे धीरे बनते चले जाते हैं भारत के अंदर, जो गांधीयन टेक्निक्स को पढ़े रहते हैं, जानते रहते हैं और उसको फॉलो करते थे। जैसे कि ब्रिज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा, यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए, ठीक है। रामनवमी प्रसाद और आचार्य कृपलानी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो कि गांधीयन टेक्निक्स को पढ़े रहते हैं और समझे रहते हैं, वो अब गांधी जी के साथ मिलके काम करने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी चंपारण में फर्स्ट आपके 10 अप्रैल को पहुंचते हैं, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंस क्यों है उसके बारे में देखते हैं। ये चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण में वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोग को इनकी बात को मानने के लिए पूरा मजबूर हो जाना पड़ता है। अल्टीमेटली चंपारण एग्रेरियन एक्ट करके 1918 में एक्ट लाया जाता है और जिसकी वजह से ये जो मतलब जो कंडीशन होता है उससे उबारने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो खैर उसमें नहीं जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली गांधी जी की विजय हो जाती है। लेकिन इससे सिग्निफिकेंस क्या था वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन अभी तक चल के आ रहा था कि इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जब मतलब एक तो सरकार ऊपर से एक लॉ बना देती है कि भाई हाँ मतलब अब पीजेंट्स लोग को फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो उगाने के लिए, तो यहाँ के जो प्लांटर्स थे उनका तो सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म। उन लोग तो इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा अपनी दुकानदारी चला रहे थे कि भाई फोर्स करो किसी भी तरीके से उन लोग को अपने अधीन रखने की कोशिश करो, उन लोग के ऊपर ऑपरेशन करके उनको कैसे भी करके मैक्सिमम बेनिफिट वहां से लेने की कोशिश करो। तो ये ऑपरेशन का जो सिलसिला होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इस पूरे काम को देखने के लिए गांधी जी खुद असेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। असेसमेंट कैसे करवाते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स कर देते हैं कि भाई ये खुद भी पहले पूरे गांव में घूम घूम के, पूरे टाउन में घूम घूम के अच्छी तरीके से पता करते हैं कि भाई एक्चुअली में कंडीशन क्या है, क्या ये सही है क्या गलत है, वो अच्छी तरीके से करते हैं। और फिर वो जो पूरा रिपोर्ट रहता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास ऑन करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आप देखिए आप लोग अत्याचार कर रहे हो, आप लोग का जो ये प्लांटर्स लोग का संगठन है ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, आपको इसको कम करना चाहिए। इसको ये जो आप लोग जबरदस्ती का जो उगाई कर रहे हो, पैसे का रेवेन्यू वगैरह लेने की कोशिश करो, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। तो ये असेसमेंट जो इन्होंने भेजा था, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने तरफ से एक कमिटी बनाते हैं जिसमें एक मेंबर हो जाते हैं आपके गांधी जी, और अल्टीमेटली ये कमिटी डिसाइड करते हैं कि यस ऑपरेशन तो हो ही रहा है, आपका जो क्या बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट इस टीम की आती है, वो असेसमेंट करने के बाद ये बताता है कि भाई ऑपरेशन तो वाकई में हो रहा है और जो हम ये प्लांटर्स लोग कर रहे हैं इट इज़ नॉट मतलब अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्रेरियन एक्ट, जो मैंने आपको बताया कि ये एक्ट पास करके प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स, पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेजिस्लेशन लाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से गांधी जी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई साउथ अफ्रीका में जो मैंने चीज़ की थी वो तो वहाँ पे सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई आप गांधीयन टेक्निक्स को यूज़ करके यहाँ के लोकल जो ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज हैं उन सबको टैकल कर सकते हैं आप गांधीयन टेक्निक से। मतलब समझ में आ रहा है ना कि मतलब आपके सत्याग्रह जो इससे पहले अनहर्ड ऑफ वर्ड थे कि मतलब इन लोगों को सुना ही नहीं गया था कभी पे, लेकिन अब गांधी जी के आने के बाद सत्याग्रह बिकेम द कॉमन पार्लेंस कि सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, टीम इनकी डेवलप होती चली जाएगी, गांधीयन टेक्निक्स को फॉलो करने वाले लोग और ज़्यादा खुश होते जाएंगे। कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद, अदर जो आपके लोग रहेंगे सब गांधीयन फॉलोअर्स बनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना कि एक्चुअली में चीज़ें हो रही हैं, गांधीयन टेक्निक्स फॉलो करने पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो सब टीम बढ़ती चली जाएगी, लोग इसके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। फैक्ट बेस्ड फाइंड, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई गांधी जी ने खुद ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह निकाला, खुद ही जा जाके हर एक घरों में निकाला कि क्या बोलता है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या एक्चुअली में होता था, क्या अब लिया जा रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब खुद से उन्होंने किया, किसी के कहा सुने पे बस नहीं गए, खुद का एविडेंस बेस्ड पूरा स्टडी करने के बाद इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, ओके। नेक्स्ट,
अथॉरिटी को डिनाई करने का जो सबसे पहला मतलब इन्होंने काम किया था चंपारण में। जिस दिन वो आए, इनको क्या बोलते हैं, स्टेशन पर ही बोल दिया गया कि भाई आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। वहाँ के एसपी का कमांड है कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी सिंपली, उन्होंने सिंपल कहा कि भाई बेटर आई शुड गो टू जेल रादर देन लीविंग द चंपारण। मैं चंपारण से नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए, इसके बजाय आप मुझे जेल में लेके जाना चाहते हो तो आप मुझे जेल में डाल सकते हो। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। क्यों? क्योंकि भाई मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि भाई सामने ब्रिटिश साम्राज्य का कोई व्यक्ति आके बोल रहा है कि भाई आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे एक लीडर जिसका अभी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ करियर, वो सीधा सीधा बोला मुझे जेल में डालना है तो डाल दीजिए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ से आपके मतलब आप किसी भी वजह से आप मुझे अंदर डालने के लिए बोल रहे हो तो हम मैं चला जाऊँ या फिर बाहर चला जाऊँ, चंपारण छोड़ के चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस ख्याल में मत रहिएगा कि मैं डर के मारे पीछे हट जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। मुझे मेरा फॉल्ट बताइए, अगर मैं फॉल्टी रहूंगा तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, लेकिन अगर मेरा फॉल्ट नहीं है तो आप मुझे बेवजह ना यहाँ से भगा सकते हो, ना मुझे जेल में डाल सकते हो। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बाउ डाउन होना पड़ता है कि भाई गांधी जी आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, हम लोग आपको वापस से तंग नहीं करेंगे। सत्याग्रह की जो टेक्निक होती है वो यहाँ से लोगों के अंदर समझ में आ जाता है कि भाई पावर ऑफ द सत्याग्रह इज वर्किंग। जो सत्याग्रह है वो क्या बोलते हैं, इनजस्टिस को काउंटर करने का एक बहुत अच्छा मीडियम निकल के आ गया है इस मेथड के थ्रू, इस आंदोलन के थ्रू। ओके, इसी वजह से फ्यूचर स्ट्रगल्स के अंदर एक क्या बोलते हैं फाउंडेशन बन गया क्या, कि अब हम लोग चाहे जो भी हो जाए, कोई तो एक लीडर भी है और एक टेक्निक भी है। सत्याग्रह की टेक्निक है और गांधी जी एक लीडर है। ओके, कंक्लूजन वही है कि भाई गांधी जी की जो ये विन थी, उन्होंने अपने आप को मतलब इस विन ने एक इनको हीरो की तरह, मासेस का हीरो, ऐसा ऊपरी ऊपरी कोई जमींदारी वाला हीरो नहीं है कि कांग्रेस ने मान लिया किसी को हीरो तो वो हीरो, ऐसा नहीं। इसका इनफैक्ट वो आ रहे हैं क्या, सबके बीच में कॉमन पीपल के बीच में आके बोल रहे हैं कि भाई मैं क्या बोलते हैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। इस तरीके की चीजें वो यहाँ पे बातें कर रहे हैं और लोगों को मतलब पसंद भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई लीडर आके उनके बीच में खड़ा होकर लड़ रहा है ना, उनकी फाइट लड़ रहा है, तो इसके लिए लोगों को पसंद भी आ रहा था। ओके, नेक्स्ट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के इनफैक्ट ये फ्रेंड ही थे जो क्या बोलते हैं इस मिल के जो ओनर थे, वो मतलब मिल्क मिल्क बोल रहा हूँ, जो मिल्क का ओनर थे अंबालाल साराभाई जी, वो गांधी जी के फ्रेंड ही थे। इनफैक्ट गांधी जी के साथ जो लड़ती हैं, मतलब इनके साथ एक इसमें इनके मतलब मतलब सबॉर्डिनेट की तरह काम करती है, वो अंबालाल साराभाई की बेटी ही रहती है, और गांधी जी के साइड से वो लड़ती हैं और अगेंस्ट हर फादर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब इसमें जो अहमदाबाद मिल का जो स्ट्राइक हुआ है, ये जो मिल है ना अहमदाबाद मिल, वो किसकी है? अंबालाल साराभाई की है। ठीक है, अंबालाल साराभाई की एक मिल है ये, और इनके अगेंस्ट में गांधी जी लड़ रहे हैं, जो कि अंबालाल साराभाई के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, और अंबालाल साराभाई की जो बेटी है वो गांधी जी के सबॉर्डिनेट की तरह काम करती है इस पूरे के पूरे स्ट्राइक के अंदर। तो समझिए कि बेटी और दोस्त ने मिलके इनके इनके पीछे पड़ गया और क्या बोलते हैं डिमांड भी करवा दी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सिंस वॉर जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सबके वेजेस वगैरह हाइक किए गए थे, थोड़े थोड़े पैसे वैसे ज़्यादा दिए जा रहे थे, और थोड़ा थोड़ा उनको मतलब अच्छा बेनिफिट्स वगैरह भी दिया जाता था कि भाई लोग काम करते रहे, भागे नहीं, मिल जो वर्कर्स है वो सब भागे नहीं। बट जैसे ही आपका 1918 आता है, आपका वॉर खत्म हो जाता है, एंड इसके वजह से ये जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे थे वो सब पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं, जो भी दिए जा रहे थे वो भी बैक कर लिए जाते हैं। तो वर्कर्स लोग को मतलब एक डिस्कंटेंट फील होती है और वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम लोग को वापस से हमारे पैसे वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए उन लोग मतलब काफ़ी दिनों से आंदोलन करते रहते हैं, बट वो फ्रूटफुल नहीं होता। तो गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि आप लोग हड़ताल कर दीजिए, हड़ताल कीजिए और मांग कीजिए 35% इंक्रीज इन वेजेस। ठीक है, 35% इंक्रीज इन द वेजेस कीजिए, ये तो आप लोग को मांग रखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ होगा। ओके, इसके लिए क्या हुआ कि क्या बोलते हैं अल्टीमेटली यहाँ पे काफ़ी मतलब तनातनी का माहौल हो गया और गांधी जी खुद इसमें यहाँ पे बैठ गए और हड़ताल में सपोर्ट करने लगे। हड़ताल में सपोर्ट तो भले करने लगे, लेकिन यहाँ के जो मिल यूनियन था, मिल ओनर्स का जो यूनियन था, वो अहमदाबाद मिल के जो आपके चेयरमैन थे अम्बालाल साराभाई, उनको बाउ डाउन करने के लिए मना कर रहे थे कि भाई आप बाउ डाउन करोगे तो हमारे यहाँ पे भी सबके सब वर्कर्स लोग यही मांग करेंगे कि हमारे यहाँ पे 35% का वेजेस हाइक करो, हाइक करो, हाइक करो। तो नहीं हो रहा था।
फिर ऐसा मतलब सिचुएशन देख के गांधी जी को समझ में आ गया कि भाई अब कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और गांधी जी ने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे इंडिया में एंट्री होने के बाद से फास्ट अनटू डेथ का एक क्या बोलते हैं प्रण लेते हैं, और बोलते हैं कि अब आमरण अनशन करूंगा जब तक ये मांग मेरी पूरी नहीं कर दी जाती 35% वाली, तब तक मैं अनशन करूंगा और कुछ भी ना खाऊंगा ना पीऊंगा। फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ का जो क्या बोलते हैं इन्होंने ये प्रण लिया, उसके वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। पूरा का पूरा अहमदाबाद का जो यूनियन रहता है, मिल वर्क ओनर्स का जो यूनियन रहता है, पूरी तरीके से बाउडन हो जाता है, और अल्टीमेटली उन लोग ये कर देते हैं कि भाई अब हम लोग वर्कर्स लोग का 35% इंक्रीज इन द वेजेस कर देते हैं, एंड आप ये फास्ट अनटू डेथ का जो आपने प्रण ले लिया है उसको आप बंद कर दीजिए, और चुपचाप खाना पीना खाइए और आराम से रहिए, शांति रहिए, हम लोग को भी शांति से रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में मोस्ट ऑफ द काम जो किया था वो आपके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और गांधी जी एक क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं कि सपोर्टिंग रोल में थे, ठीक है। हालांकि गांधी जी मतलब सपोर्टिंग रोल में मतलब उस जगह पे नहीं थे ऐसा नहीं है, वो वहां पे थे, और उन लोग मतलब मेन काम जो कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, फेलियर ऑफ द क्रॉप्स हुआ था, और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लेने से मना मतलब मना लेने के लिए और ज़्यादा वो कर दिया कि आप लोगों को देना ही पड़ेगा, आपको लैंड रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ के जो क्या बोलते हैं जो फार्मर्स लोग थे, उन लोगों ने गवर्नमेंट के पास एक विनती भेजी कि भाई आप हम लोग को ये इस साल का जो लैंड रेवेन्यू है वो मतलब रिमिट कर दीजिए, आप हम लोग को बोल दीजिए कि भाई हम लोग इस साल आपको ना दे लैंड रेवेन्यू, अगले साल जब बारिश अच्छी होगी तो हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। बट गवर्नमेंट बोलती है ना ना ना, ऐसा नहीं करने देंगे हम लोग, आप हमको तो चाहिए लैंड रेवेन्यू, हमारा तो ऊपर से प्रेशर आया ना, हम लोग को तो लैंड रेवेन्यू चाहिए चाहिए, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं कि जब गांधी जी के पास ये बात पहुंचती है तो गांधी जी एडवाइस करते हैं। एक्चुअली बीच के जो लीडर हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि गांधी जी देखिए ऐसे ऐसे सिचुएशन है, आप कुछ करिए, और हो सके तो आइए हमारी सॉलिडेरिटी में। तो गांधी जी इनको बैक चिट्ठी लिखते हैं और खुद यहाँ पे पहुंच भी जाते हैं, और बोलते हैं कि भाई जब तक हो सके तब तक अपना रेवेन्यू का जो पेमेंट है उसको विथहोल्ड करके रखें। मतलब जब आप लोग को लग रहा है कि भाई पीजेंट्स लोग से बोल दिया कि भाई जो मतलब आप लोग रेवेन्यू देने से मना कर दिए, चाहे जो भी अत्याचार हो, लेकिन फिर भी आप लोग को अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू देने से आप लोग मना कर दीजिए, आप लोग पूरी तरीके से बोल दीजिए हम लोग नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। आप लोग को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, आप लोग को हमारा जो लैंड रेवेन्यू रेमिट करने की जो हम लोगों ने मांग की है उसको आपको रेमिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, ऐसा सबसे उन्होंने कह दिया, ठीक है। ये काफ़ी लंबा चलने लगा, और बाद में मतलब गवर्नमेंट भी समझ गई कि भाई अब ये इस वक्त गांधी जी का स्टेटस कंटिन्यूसली मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, और इस वक्त सब लोग गांधी जी के सपोर्ट में आगे काफ़ी सारे जो आपके उस समय के इंटेलिजेंसिया थे, जो ये छोटे मोटे सत्याग्रह से दूर रहते थे, वो सब भी इसमें आने लगे कि भाई ये तो बड़ा आंदोलन होता चला जा रहा है, गवर्नमेंट वर्सेस पीजेंट्स होगा, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं था कि पीजेंट्स लोग कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हों। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हो रही थी कि गवर्नमेंट मांग कर रही थी कि हाँ हम लोग को देना, हम लोग को लैंड रेवेन्यू चाहिए, और पीजेंट्स बोल रहे हैं हम लोग देंगे नहीं, चाहे जो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके बीच में, पीजेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं गांधी जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बाउडन होना पड़ता है, और गवर्नमेंट एक क्या बोलते हैं नोट पास करती है कि जो जो सिर्फ और सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं, जो पीजेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट आपके रेवेन्यू को, सिर्फ उन्हीं से ही पैसे लिए जाए, बाकी सबसे पैसे नहीं लिए जाए। दिस वॉज ए वेरी वेरी क्या बोलते हैं रिलीफ फॉर द ऑल द पीपल ऑफ दैट रीजन, जो भी ये पीजेंट्स है उन लोग के लिए बहुत ही रिलीफ की बात होती है। एंड इसको थर्ड आपका सक्सेसफुल सत्याग्रह आफ्टर द एडवेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया माना जाता है, ठीक है। और इसी के बाद से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी के एक प्राइम फॉलोअर्स में से एक बन जाते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, अब अगले वीडियो में मिलूंगा कल, तब तक ऐसे पढ़ते रहे, थैंक यू वेरी मच, चलिए।